हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एमफिल पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट 2017 मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2017 में राजनीति विज्ञान के लिए मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसको मैं जो है आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से यदि आप एमफिल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको जो है एमफिल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके सिलेबस का पता चलेगा कि किस किस जो है एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, इंडियन पॉलिटी हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे वो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इस जो क्वेश्चन पेपर है इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को हल करने से पहले आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे रही हो तो आप इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर एक बार पढ़ लें ताकि आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको इसी तरीके से और क्वेश्चन पेपर चाहिए एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम के या अदर एग्ज़ाम्स के, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स चैनल से मिलते रहें। तो जो ये प्रश्न था क्वेश्चन पेपर, इसमें जो प्रथम प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था साफ्टा कि साफ्टा का संबंध किससे है। साफ्टा इज एसोसिएटेड विद, साफ्टा का संबंध किससे है। तो जो साफ्ता है, साफ्ता का संबंध सार्क से है। साफ्ता का संबंध किससे है? सार्क से है। और सार्क क्या है? सार्क जो है यह जो दक्षिण एशियाई देश है, साउथ जो ईस्ट एशिया में देश है, इनका एक व्यापारिक जो है संगठन है। जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है। और जो साफ्ता है, SAFTA, साफ्ता को जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। और यह जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यह 2006 में यह जो है हुआ था। 2006 में यह ट्रेड हुआ था, 2006 में हुआ था। और दक्षिण एशिया जो है इसको क्षेत्रीय व्यापार संगठन के नाम से सार्क को जाना जाता है। और जो सार्क है यह साउथ एशिया के जो देश है उनका एक रीजनल कॉरपोरेशन है, एक रीजनल संगठन है। तो एक का उत्तर डी होगा, सार्क होगा। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था द मेन रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज, द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था, दो का आंसर डी होगा, जो तुष्टीकरण की नीति थी, जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो जो जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी यह एक्चुअल में क्या थी, तो तुष्टीकरण की नीति का अर्थ यह है कि यह डिप्लोमेसी की वह शैली है। जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट द्वितीय विश्व युद्ध में थी, यह जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है इसको तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। तो यह राजनीति की वह शैली है जिसमें किसी आक्रामक शक्ति के सीधे संघर्ष से बचने के लिए विभिन्न रियायतें दी जाती है। तो उस समय क्या था कि जो जर्मनी था, जर्मनी में उस समय हिटलर था, तो वो जो है अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे थे, दूसरे जो है क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहे थे, दूसरे देशों पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई
तथा ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को जो है वह सब दिया जो वह चाहता था, ताकि विश्व में जो है शक्ति बनी रहे। इसके लिए उन्होंने जो है अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, उसको जो है संतुष्ट करने की नीति अपनाई, उसको तुष्टिकरण करने की नीति अपनाई, ताकि जो है विश्व में शांति बनी रहे। लेकिन 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, अर्थात वह जो है अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने लग जाता है। तो इसी आक्रमण के साथ फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर देते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन भी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं, और यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होता है। तो इसी को जो है तुष्टिकरण की नीति कहा जाता है, कि इसके द्वारा जो है जर्मनी में जो हिटलर थे उनको जो है युद्ध से दूर रखने के लिए जो वो चाहते थे वो जो है रियायतें उनको दी जा रही थी। लेकिन उन्होंने जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो वहाँ से ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी, जहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो जो अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, वो पूछा गया था कि जो वितरणात्मक न्याय है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट दिया था, यह अरस्तु ने दिया था, एरिस्टोटल। इनको जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्राचीन ग्रीक के जो 158 जो सिटी स्टेट्स में संविधान थे उनका जो है सिस्टमेटिक तौर पर वर्गीकरण किया, इसलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। इन्होंने सिस्टमेटिक फाउंडेशन रखी पॉलिटिकल साइंस की। जो 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की। कार्ल मार्क्स एक्वायर्ड डायलेक्टिक प्रोसेस फ्रॉम। तो कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी, यह हीगल से ग्रहण की थी। तो जो डायलेक्टिक है उसमें एक थीसिस रहता है, एक एंटीथीसिस रहता है, और उसका सिंथेसिस रहता है। तो यह जो डायलेक्टिकल मेथड है, यह जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, यह कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें, ये पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर जो है सी होगा। जो रेवोल्यूशनरी चेंज है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में नहीं होता है। वेलफेयर स्टेट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में पाया जाता है, सोशल जस्टिस भी पाया जाता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी भी जो है इसमें पाई जाती है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था आप लोगों से कि जो प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली है, प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है। तो यह प्रत्याशियों की सूची कौन तैयार करता है। तो जो लिस्ट सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम में जो प्रत्याशियों की जो सूची है, लिस्ट सिस्टम में प्रत्याशियों की सूची जो है प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा तैयार की जाती है। तो जो प्रत्येक राजनीतिक दल है वो लिस्ट सिस्टम में जो है अपने अपने राजनीतिक दल के नेताओं की जो है एक लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट को जो है प्रत्येक जो है पार्टी द्वारा जो है बनाया जाता है। और लिस्ट सिस्टम जिन जिन देशों में है, तो स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में जो है लिस्ट सिस्टम या प्रतिनिधित्व की जो सूची प्रणाली है, यह जो है इंग्लैंड में स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, इटली में पाई जाती है, और जर्मनी में पाई जाती है चुनावों के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 7वें नंबर का जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने जो मत का सरकार है, अल्पमत की जो सरकार थी उसका नेतृत्व नहीं किया है। तो ये राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने अल्पमत जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है उसका नेतृत्व नहीं किया था। बाकी जो है जीएल नंदा, इंद्र जो है कुमार गुजराल और चंद्रशेखर जी ने जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट में, ये कॉलिशन पॉलिटिक्स में ये रहे हैं। तो 7 का आंसर जो है डी होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि किस जो है राज्य में, भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। तो भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है,
तो इसमें जो है एक्सेप्शन कौन सा है, इसमें अपवाद कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जो है बाकी सभी राज्यों के लिए भारत में एक ही संविधान है। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर अब इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इसका जो है ऑटोनॉमस जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि यह जो है भारत के अधीन आ गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि हेयर सिस्टम ऑफ वोटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतदान की जो हेयर प्रणाली है यह किसके द्वारा दी गई है? तो जो हेयर सिस्टम दिया गया था, यह दिया गया था थॉमस हेयर के द्वारा। थॉमस हेयर द्वारा यह दिया गया था जो हेयर सिस्टम है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था, Which law is supreme according to सेंट थॉमस एक्विनास? सेंट थॉमस एक्विनास के अनुसार कौन सा कानून सर्वोच्च है, कौन सा कानून सर्वोपरि है? तो सेंट थॉमस एक्विनास के अनुसार जो इटर्नल जो लॉ है, शाश्वत कानून है, यह सबसे सर्वोच्च है। जो सेंट थॉमस एक्विनास है उनके लिए जो है इटर्नल लॉ और नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ, ये सब वो जो है कानून के प्रकार मानते हैं। और इटर्नल लॉ को सबसे टॉप पर वो मानते हैं, सबसे सर्वोच्च मानते हैं। उसके बाद वो नेचुरल लॉ को मानते हैं, फिर वो ह्यूमन लॉ को मानते हैं और एंड में वो जो है डिवाइन लॉ को मानते हैं। लेकिन इन सभी कानूनों में जो सेंट थॉमस एक्विनास है वो शाश्वत कानून को जो है सबसे सर्वोच्च मानते हैं। शाश्वत कानून से नीचे वो नेचुरल लॉ को मानते हैं और नेचुरल लॉ से नीचे वो जो है ह्यूमन लॉ को मानते हैं और एंड में वो जो है डिवाइन लॉ को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 का आंसर ए होगा, इटर्नल लॉ, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि सेंट थॉमस एक्विनास के अनुसार कौन सा कानून जो है सर्वोपरि है। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि हॉब्स द्वारा किस अध्ययन पद्धति को अपनाया गया? तो हॉब्स द्वारा जिस अध्ययन पद्धति को अपनाया गया वो थी वैज्ञानिक भौतिकवाद, और इसको कहते हैं जो है साइंटिफिक मटेरियलिज्म। और यह जो पद्धति है हॉब्स ने गैलीलियो और केपलर, जो जो फिजिस्ट थे, गैलीलियो को फिजिशियन माना जाता है, ठीक है, उनको जो है भौतिक शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, जनक माना जाता है। तो गैलीलियो से उन्होंने जो है वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति को अपनाया था हॉब्स ने। प्रश्न नंबर 12, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो है उपनाम पूछा गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उपनाम जो है राजधर्म है। जो अर्थशास्त्र है यह जो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और राजनीति और दंड नीति पर लिखा गया सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कौटिल्य के द्वारा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उपनाम राजधर्म है। हिंद स्वराज रिटन इन, हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी। तो यह 1909 में लिखी गई थी। 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और इसमें उन्होंने जो है स्वराज्य, भारत के लोगों की अपने राज्य की बात की थी, भारत के लोगों की अपने स्व शासन की बात की थी, अपने शासन की बात की थी, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भारत जो है अंग्रेज़ों से जो है अपने आप को मुक्ति पाए। तो इसलिए उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। जो अगला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 14, वो था कि मूक नायक न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद, मूक नायक समाचार पत्र किससे संबंधित था? तो यह जो है बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित था। और यह जो समाचार पत्र है बी आर अम्बेडकर जी ने 1920 में यह प्रकाशित किया था, जिस समय हम जो है अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो इस समाचार पत्र के द्वारा जो है भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया गया था। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया था, एक देश की विदेश नीति को निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से एक कारक को प्रमुखता दी जाती है। अर्थात कोई भी देश जब जो है अपनी विदेश नीति बनाता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी में टॉप प्रायोरिटी पर कौन सा एलिमेंट रहता है? तो वो है नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्र हित को सम्मुख रखकर बनाता है। और मॉर्गेंथु के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के मध्य संघर्ष की राजनीति है और उसमें प्रत्येक राज्य जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को जो है पूर्ण करने का प्रयास करता है। जो प्रश्न नंबर 16 है वो पूछा गया है कि भारत में नीति आयोग के प्रमुख
है। भारत में जो नीति आयोग है उसके प्रमुख कौन है? तो नीति आयोग की जो प्रमुख है, नीति आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के प्रमुख है। और जो पॉलिसी कमीशन है, यहाँ पर नीति आयोग जो है पॉलिसी कमीशन 1 जनवरी 2015 को यह जो है योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। योजना आयोग को 2015 में रद्द कर दिया गया था और इसमें जो है चेंज करके नीति आयोग जो है इसकी जगह लाया गया था, ताकि जो है नीतियों को और अधिक जो है सुदृढ़ता पूर्वक लागू किया जा सके। तो नीति आयोग, नीति का अर्थ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश हुआ गया था, उसकी जगह जो है नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग के जो प्रमुख होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव डज हिमाचल प्रदेश सेंड टू लोकसभा? तो लोकसभा के लिए हिमाचल कितने प्रतिनिधि भेजता है? तो लोकसभा के लिए हिमाचल 4 प्रतिनिधि भेजता है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि संसद के लिए हिमाचल कितने प्रतिनिधि भेजता है, तो उत्तर होगा 7, क्योंकि लोकसभा के लिए हिमाचल 4 सदस्यों को भेजता है और संसद के लिए 3 सदस्यों को भेजता है। राज्यसभा के लिए 3 सदस्यों को भेजता है, लोकसभा के लिए 4, राज्यसभा के लिए 3, और ये टोटल जो है 7 हो गया। और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि संसद को कितने सदस्य भेजता है हिमाचल, तो तब आंसर 7 होगा। यदि लोकसभा के लिए पूछा जाए तो लोकसभा के लिए 4 सदस्यों को भेजा जाता है हिमाचल से, और राज्यसभा से 3 सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेट्स टू द प्रोविजन ऑफ। अनुच्छेद 35A में सम्मिलित प्रावधान है। तो क्या सम्मिलित प्रावधान है? वो है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधायिका को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा निर्धारित करने का अधिकार है। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य की जो विधान पालिका है उस समय, तो उसको यह अधिकार था कि स्थायी निवासी की परिभाषा वो जो है निर्धारित करे कि जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट है वो नागरिक कौन है। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि कंकरेंट लिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, इसको किस देश से लिया गया है? तो जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, जिस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो यह जो सूची है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो भारत है, भारत में केंद्र और राज्यों जो सरकारें हैं उनकी शक्तियों को जो है 4 सूचियों में, मुख्यतः 3 सूचियां हैं। यूनियन लिस्ट है, जिसको जो है केंद्रीय सूची का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर जो है संघीय सूची है, राज्य सूची है, और समवर्ती सूची है, और अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो जो संघीय सूची है, संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं, पहले इसमें 97 विषय थे। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को प्राप्त है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल जो है केंद्रीय सरकार को है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था कि भारतीय संविधान संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितने सदस्य थे, ये पूछा गया था। तो इसमें कुल 389 सदस्य थे, और जो 389 सदस्यों का विभाजन था वो था कि 292 जो सीटें थी वो जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए थी। जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया के लिए 292 सीटें नियुक्त की गई थी। और 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। और 4 सीटें जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए थी। यदि आप इसको प्लस करेंगे 292 प्लस 4 प्लस 93, तो यह जो है आपके पास टोटल होगा 389। तो संविधान निर्मात्री सभा जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें कुल जो सदस्य थे वो 389 थे। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद इन्होंने जो है भारत का संविधान जो है तैयार किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके जो है रचयिता कौन है? कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक
कौन है? तो कास्ट जो पॉलिटिक्स इन इंडिया है, रजनी कोठारी जी जो है इसकी लेखक है, कास्ट पॉलिटिक्स। और यह जो है 1970 में उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। रजनी कोठारी को जो है CSDS, सेंटर फॉर जो है सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी, CSDS की इनको जो है फाउंडर भी माना जाता है। तो जो CSDS संस्था है, यह सर्वे कंडक्ट करती है और इसका संस्थान दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर का अर्थ क्या है? द्विसदनीय विधायिका नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राज्य विधानमंडल के 2 सदन नहीं है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर को द्विसदनीय जो है विधायिका कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक सदनीय विधायिका है, ना कि 2 सदनीय। भारत के 28 राज्यों में से कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो राज्य विधायिका है उसके 2 सदन हैं। बाकी जो बचे हुए राज्य है, जो 22 राज्य है, यहाँ पर जो है 1 सदनीय विधायिका है। तो जो 6 राज्य है वो पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, उसके बाद जो है कर्नाटका है, तेलंगाना है, ऐसे ऐसे राज्य इसमें हैं। तो जो राज्य जहाँ पर द्विसदनीय विधान पालिका नहीं है वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर तो उस समय पूछा गया था, 2017 में है प्रश्न। तो उस समय जो द लोकसभा इस तो वर्तमान लोकसभा उस समय 2017 के अनुसार जो है वो 16वीं लोकसभा थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था कि वर्तमान में भारत की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2017 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे दीपक मिश्रा, लेकिन वर्तमान समय में श्री सुनील अरोड़ा जी जो है, वर्तमान 2020 में श्री सुनील अरोड़ा जी जो है क्या है, ये भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पुस्तक पूछी गई थी कि द सिटी ऑफ गॉड इज रिटन बाय, तो यह पुस्तक लिखी गई थी सेंट एगस्टाइन द्वारा। सिटी ऑफ गॉड की जो रचना है, यह रचना के लेखक सेंट थॉमस एगस्टाइन हैं। एक और पुस्तक पूछी गई थी कि व्हील ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बाय, तो यह श्री राम मनोहर लोहिया जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है, यह राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। ये मैं बता चुका हूँ, व्हील ऑफ हिस्ट्री के जो रचयिता है वो राम मनोहर लोहिया जी है। और इन्होंने जो है चौखंबा राज्य की भी ये बात करते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो मॉडल है, स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडल इज रिलेटेड टू, तो आलमंड और पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच दी है तुलनात्मक राजनीति में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इन्होंने जो है संरचनात्मक जो प्रकार्यात्मक मॉडल है उसका इन्होंने वर्णन किया है। ये कहते हैं कि प्रत्येक समाज में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कुछ एक संरचनाएं होती है, उन संरचनाओं के कुछ एक विशेष काम होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच आलमंड एवं पावेल ने दी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप इज, दबाव गुट नीति की तकनीक क्या है? अर्थात प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? दबाव समूह जो है, लोगों के ऐसे समूह होते हैं, या दबाव समूह लोगों के ऐसे समूह होते हैं जो किसी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है संगठित होते हैं, और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता तो उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। और दबाव समूहों का उद्देश्य सरकार को हथियाना नहीं होता है, बल्कि ये सरकार को दबावकारी जो है साधनों द्वारा, जैसे हड़ताल, दंगा प्रदर्शन और लॉबिंग द्वारा ये जो है अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, जिससे इनके सदस्यों के हितों की पूर्ति हो सके। तो लॉबिंग एक मेथड है जिसके द्वारा ये सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने सदस्यों के हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, कौन सी विचारधारा राज्य का प्रबल विरोध करती है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य का प्रबल विरोध करती है। और जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद का जो समाजवादी रूप है, वो कहते हैं कि एक दिन राज्य विहीन और वर्ग विहीन जो है समाज होगा।
प्रश्न नंबर 30 जो पूछा गया था, जो लेजिस्लेचर में जब जो है कोई भी सीट वैकेंट हो जाती है, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाले जो विशेष चुनाव है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन विशेष चुनावों को बाई इलेक्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जो एमएलए हैं, उसकी जो है मृत्यु हो जाए, तो अगर जो है उसका जो कार्यकाल है वो 1 साल से अधिक बचा हुआ है, 2 साल से अधिक बचा हुआ है, तो वहाँ पर बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं विद इन 6 मंथ। लेकिन यदि उसकी मृत्यु ऐसे समय पर हो जाए कि अब जो है उसका कार्यकाल 6 महीने ही रह गया है, तो तब उस अवस्था में चुनाव नहीं होगी। अदरवाइज़ बाई इलेक्शन जो है 6 मंथ के अंदर जो है होनी बहुत आवश्यक है, जब भी पद रिक्त हो जाए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव इज फाउंड इन, जो पैतृक कार्यपालिका है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो पैतृक कार्यपालिका है, हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव है, ये ब्रिटेन में पाई जाती है। तो एग्जीक्यूटिव का अर्थ यहाँ पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति या जो है राजा या रानी है। जिस प्रकार भारत में जो एग्जीक्यूटिव है, तो भारत के राष्ट्रपति हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका है वे, वास्तव में उनकी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिमंडल करता है। उसी प्रकार इंग्लैंड में जो कार्यपालिका है वो पैतृक है, अर्थात वंश के आधार पर होती है। वहाँ पर राजा या रानी जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो इसी प्रकार जो है प्रश्न पूछा गया है कि पैतृक कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? तो ब्रिटेन में जो है वंश के आधार पर जो हेड है, जो कार्यपालिका है, वो चुनी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहु कार्यपालिका का उदाहरण क्या कौन सा है? तो ये है स्विस संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड जो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 33, ये पूछा गया था कि री यूनियनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस इन, जर्मनी का पुनः एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी 1990 में हुआ था। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया था कि नेपाल बफर राज्य है, तो भारत और चीन के बीच में नेपाल जो है एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 35 जो पूछा गया था वो पूछा गया था, वेयर वाज ओपेक वॉर्न, ओपेक का जन्म कहाँ हुआ है? तो जो ओपेक है यह तेल उत्पादक राज्यों का एक संगठन है। ओपेक की स्थापना जो है, ओपेक की स्थापना इराक में हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा 35 का आंसर जो है सी है। इसको जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशन है, उन्होंने यह संगठन बनाया हुआ है। इन इंडिया रेजिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन, 36 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित है? तो संघीय संसद में, केंद्रीय सरकार के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां सारी की सारी भारत में है, भारत के संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था 37, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है, इसकी रिटायरमेंट आयु जो है 65 ईयर है। और भारत की जितने भी राज्य में जो उच्च न्यायालय है, उनमें जो न्यायाधीश है उनकी रिटायरमेंट आयु जो है 62 वर्ष होती है। 38 जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सीटें जो है विधानसभा में है? तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें कुल 68 सीट्स है, और उन 68 सीट में सबसे ज़्यादा सीटें जो है कांगड़ा में हैं। कांगड़ा में जो है लगभग 15 विधानसभा की सीटें हैं, 15 एमएलए कांगड़ा से चुने जाते हैं। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा सीटें मंडी ज़िले से हैं, मंडी ज़िले में जो है 10 या 12 सीटें हैं। उसके बावजूद जो अलग अन्य जितने राज्य हैं वहाँ पर 5-5 सीटें हैं या 4-4 सीटें वहाँ पर विधानसभा के लिए पाई जाती हैं। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 368 जो है भारतीय संविधान का, यह संविधान में संशोधन से संबंधित है। और संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि समय के अनुसार कुछ कानून और कुछ जो अपबंध है वो इररेलीवेंट हो जाते हैं, उनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तब संविधान में संशोधन किया जाता है। और भारतीय संविधान का जो 42वां संवैधानिक संशोधन है, उसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वह एकमात्र एक ऐसा संशोधन था जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे
भारतीय संविधान में, और यह 1976 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा है कि भारत की राज्य इकाइयाँ शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है। इंडिया के जो स्टेट है वो अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सारे के सारे संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो इसका अध्यक्ष हो या इसके सदस्य हो, उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत जो इलेक्शन कमीशन है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 330 में इसका वर्णन किया गया है। और जो प्रेजेंट चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है भारत की, वो श्री सुनील अरोड़ा जी है। प्रश्न नंबर 42 जो पूछा गया था, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन में जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है यह 1945 में की गई थी। विवेकानंद का जन्म वर्ष कौन सा है, 1863 जो है श्री विवेकानंद जी का जन्म वर्ष है। प्रश्न नंबर 44 ये पूछा गया था कि निवेश निर्गत सिद्धांत इनपुट आउटपुट मॉडल चीफली एट्रीब्यूटेड टू, तो जो इनपुट आउटपुट मॉडल है यह दिया गया था डेविड ईस्टन द्वारा। डेविड ईस्टन जो है राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में इनपुट आउटपुट मॉडल देते हैं। वो कहते हैं कि इनपुट के ज़रिए जो है सिस्टम के अंदर जो है पॉलिसी जाती है, और वह सिस्टम से पॉलिसी बनकर जो है वापस जो है आउटपुट से जो है समाज में आती है, और फिर फीडबैक फिर से जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है। तो जो इनपुट आउटपुट मॉडल है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डेविड ईस्टन ने दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जो विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास जो काउंसिल है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास समुदाय भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी। प्रश्न नंबर 46 ये पूछा गया था कि हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री वाई एस परमार, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो वो आईएनसी से संबंधित थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। तो हिमाचल के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे श्री वाई एस परमार, यशवंत सिंह परमार, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। और जो भारत की संविधान सभा थी, हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति थे संविधान सभा में, उन्होंने हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया था, यशवंत सिंह परमार जी ने। 47 जो प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष जो डिप्टी स्पीकर है, ये 2017 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। तो जो 2017 में जो विधानसभा थी, हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री ब्रिज लाल बिहारी बुटेल जी। लेकिन वर्तमान जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो स्पीकर है, स्पीकर जो है वर्तमान समय में जो है श्री विपिन सिंह परमार जी है। और डिप्टी स्पीकर जो है वो हंसराज जी है, जो 2017 से जो है वर्तमान समय तक है। और जो अध्यक्ष है वो श्री विपिन सिंह परमार जी है, जो 26 फरवरी 2020 से हिमाचल विधानसभा के जो है अध्यक्ष है वर्तमान समय में। और उपाध्यक्ष जो है श्री हंसराज जी है, डिप्टी स्पीकर जो है वर्तमान समय में। प्रश्न नंबर 48 ये पूछा गया था कि जो है फर्स्ट स्टेट वेयर पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड, तो राजस्थान पहला राज्य था, उस राज्य का नाम जहां पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम की गई तो ये राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो आंध्र प्रदेश और जो राजस्थान है, ये पहले दो राज्य थे जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले स्थापित की गई थी। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य नहीं है। इनमें से तिब्बत राज्य नहीं है, क्योंकि तिब्बत एक ऑटोनोमस राज्य नहीं है। अभी यह लड़ाई कर रहा है अपने राज्य के अस्तित्व के लिए। यह जो है चीन के अधीन है, और तिब्बत जो है धर्मशाला से हिमाचल से अपनी सरकार चलाता है। बाकी नेपाल, इराक और श्रीलंका जो है स्वतंत्र है।
प्रश्न पूछा गया है 50 नंबर कि विच फॉलोइंग ऑफ टू सिटीज़ हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है उन 2 शहरों के नाम बताने हैं आपने जहाँ पर जो है जिनमें नगर निगम है। तो 2017 में शिमला और धर्मशाला ऐसी 2 जो सिटीज़ है, शिमला और धर्मशाला 2 ऐसी सिटीज़ थी, हिमाचल के 2 शहर थे जहाँ पर नगर निगम थे। लेकिन अब जो है 27 अगस्त 2020 को 27 अगस्त 2020 को एक नई नोटिफिकेशन आई है। उस नई नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल में अब 2 और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित किए गए हैं और वो है मंडी और सोलन। मंडी और सोलन, सोलन पहले प्रपोज्ड था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, लेकिन अब जो है मंडी और सोलन को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो अब मंडी और सोलन के साथ जो है हिमाचल में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनकी संख्या 4 हो गई है और यह नोटिफिकेशन 27 अगस्त 2020 को जारी की गई थी, जिसके तहत मंडी और सोलन को अपग्रेड करके जो है म्युनिसिपल काउंसिल से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इनको बना दिया गया है। अर्थात इनको जो है नगर परिषद से इनको जो है नगर निगम बना दिया गया है। और जो इससे पहले जो 2 नगर निगम थे वो शिमला में एक नगर निगम था जहाँ पर मेयर बैठते हैं, धर्मशाला एक नगर निगम था। अब मंडी और जो सोलन है वो भी एक नगर निगम यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये था एमफिल एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम 2017 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।